मैंने कभी ये चाहत की ही नहीं थी कि मेरी किताब छपे। इस किताब के आप लेखक ना होते, पाठक होते। जब आप देश से दूर रहते हैं ना तो देश दिल में लिए घूमते हैं। तो आप किस तरीके के लेखकों को पढ़ते हैं, किन लेखकों को पढ़ते हैं, किस तरीके की कविताएं पढ़ते हैं? दूर होकर भी पास हो तुम, प्रेम का एहसास हो तुम, प्यास रेगिस्तान की मैं, प्यास रेगिस्तान की मैं, तृप्ति का आभास हो तुम। कुछ ना कुछ तो बात है जो खास में भी खास हो तुम, जेठ की हूँ दोपहर में और श्रावण मास हो तुम, साधना होगी सफल ही एक ऐसी आस हो तुम। मौन प्रतिमा के प्राण हो, मौन प्रतिमा के प्राण हो, उसमें प्रेम रस संचार हो तुम। क्या भला अस्तित्व तुम बिन, क्या भला अस्तित्व तुम बिन, क्योंकि मेरी सांस हो तुम, क्योंकि मेरी सांस हो तुम। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो छिपने और छपने के बीच का जो फ़र्क है, हम कविशाला से उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं। किताबें हों, कहानियाँ हों, कविताएं हों, साहित्य का कोई भी वर्टिकल हो, उसको हम कविशाला के साथ में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज टॉकिंग बुक्स में हम जिस किताब पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है संदेश प्रेम का। हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। धन्यवाद। टॉकिंग बुक्स का प्रयास है कि जो एक किताब के पीछे की कहानी होती है, एक लेखक की कहानी होती है। हर कविता को गढ़ने में, हर कहानी को गढ़ने में, हर किताब को बनाने में बहुत वक्त लगता है, और उस वक्त से ज़्यादा जो एक लेखक का, जो उसका निर्माता होता है पीछे, उसका जो मेंटल स्पेस होता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। वो तो वही प्रयास करते हैं हम लोग टॉकिंग बुक्स में कि उसके पीछे की क्या कहानी है, लेखक के पीछे की क्या कहानी है, वो हम दर्शकों तक पहुंचा पाएँ, जो उस लेखक के पाठक हैं, उस किताब के पाठक हैं, उन तक पहुंचा पाएँ। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे कि इस किताब को लिखने से पहले तक की आपकी कहानी क्या है, आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपका किताबों, कहानियों, कविताओं में इंटरेस्ट किस तरीके से आया, क्यों आया बेसिकली? अंकुर जी, धन्यवाद पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये जो प्रश्न पूछा है ना, इसमें वक्त बहुत लग जाना है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आंसर दूंगी इसका। 20 साल की मेहनत है ये, मेरी 20 साल की कहानी है ये। भावनाओं का उतार चढ़ाव जो है वो संदेश प्रेम का में दिखेगा, क्योंकि ये मैंने कभी ये चाहत की ही नहीं थी कि मेरी किताब छपे। ये तो संजोग ऐसा बना, ऐसी परिस्थितियाँ बनती चली गई कि मेरी बहुत पहले की जो किताबें, जो भी मैंने कविताएं लिखी थी, सारी इधर उधर, कोई पन्नों में पढ़ी, कोई किसी डायरी में पढ़ी, कोई किसी दोस्त के पास मैसेज में पढ़ी, तो उससे मंगवा के फिर मैंने एक संकलन करना शुरू किया जब मुझे एक मंच मिला सिंगापुर में। वरना तो मैं लिखती थी अपने इष्ट को समर्पित करके, अपनी डायरी में बंद करके किताब अलमारी में पहुंच जाती थी मेरी डायरी। तो ये कहानी ऐसी है कि कहते हैं हर चीज़ को ना करने का एक वक्त होता है, सही समय मुकद्दर तय करता है। तो मुझे तो नहीं मालूम था कि मैं सिंगापुर पहुंचूंगी और वहाँ पे इस तरह से मेरी किताब को लिखने का और उसको लॉन्च करने का मुझे एक मौका मिलेगा। मैं ऐसे मंचों से जुड़ती चली गई, ऐसे लोगों से जुड़ती चली गई। वहाँ ऐसा प्रारब्ध कहते हैं जिसे, कि लेखनी तो हम कोशिश करते हैं, असली लेखनी वो लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, बस इतनी छोटी सी कहानी। ओके। तो ये आपकी जो कविताओं में रुचि है, इस किताब को लिखने की पहले तक की कहानी है, वो आपने बताई। अगर हम इस किताब के आप लेखक ना होते, पाठक होते, और एक आपका फेलो पाठक है जिसको किताबों, कविताओं में बहुत रुचि है, उसको आपको सजेस्ट करना होता है कि संदेश प्रेम का आपको पढ़नी है। आप लेखक नहीं है इसके, आपने इस किताब को पढ़ा इसलिए आप दूसरे पाठक को बता रहे हैं। तो वो क्या कारण होते, क्या क्या रीजंस होते कि ये किताब अगले पाठक को पढ़नी चाहिए, आप क्यों रिकमेंड करते हैं उसको? अब सही बात है, ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो सभी के मन में होगा, एक बुक रिव्यू जैसे कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और क्यों पढ़नी चाहिए? आजकल हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हम
एक दूसरे को, रिश्तों को और बाकी चीज़ों में इतना उलझ के काम में रह गए हैं कि हम अपना वक्त रिश्तों को नहीं दे पा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में जो अहम भाग है हमारा, जो प्राइवेट लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। और उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए कि 15 मिनट 10 मिनट कुछ ऐसा पढ़ें जिससे आपके अंदर का जो स्पार्क है, जो वो कहते हैं ना, जो प्यार मोहब्बत, वो थोड़ा सा उसमें निखार आए, उसे आप समझ सके, महसूस कर सके। तो कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। इसमें यदि आप माँ को याद करें, माँ के ऊपर जो कविता लिखी है वो हर माँ, हर बच्चे को कनेक्ट करेगी। जो पिता के ऊपर कविता है, जो भाई के ऊपर कविता है, हर बहन कनेक्ट कर सकेगी उससे, हर बेटी कनेक्ट कर सकेगी उस पिता की कविता से। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना, तो अपने आप अपने पिता की याद, अपनी माँ की याद, अपने बहन की याद, और जिस भी रिश्तों को मैंने, जिन रिश्तों को यहाँ छुआ है, वो सब आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि मेरी सिर्फ कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। और हम सभी ने ये संदेश प्रेम का ऐसे जाना ही चाहिए। और हमें वो स्ट्रेस भरे माहौल से निकल कर थोड़ा अपने आप को वक्त देना चाहिए और अपनी भावनाओं को समझकर और उस पर थोड़ा ज़रूर काम करना चाहिए। तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी है वो किताब पढ़ें, किताब ऑर्डर करें और उस किताब का रिव्यू ज़रूर लेखक तक पहुंचाएं कि उनको किताब कैसी लगी। मैम आगे बढ़ते हैं, चूँकि आप इंडिया में नहीं रहती हैं और मुझे जो लगता है कि एक भाषाई रुकावट या हमेशा कहीं ना कहीं एक बैरियर लगने लगता है कि आपकी बोलचाल की नॉर्मल, जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे नॉर्मल बोलचाल की भाषा अंग्रेजी होगी, बिल्कुल, है ना। और ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हुए आपने, इसमें मैं खुद किताब स्टार्टिंग में हमने बहुत रिव्यू करी है, बहुत पढ़ी है, तो मुझे समझ में उसमें ऐसे अच्छे अच्छे शब्द हैं जो बहुत प्यारे शब्द हैं हिंदी के। अगर हम एक इंग्लिश के इन्वायरमेंट में मतलब घुसते चले जाते हैं तो वहाँ उन शब्दों का प्रयोग कभी मैंने देखा नहीं है। तो आप दोनों को बैलेंस कैसे रखते हैं कि एक जो नॉर्मल वहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में रखना है, जिस प्रोफेशन में आपको रहना है, वहाँ पे आप इंग्लिश के बीच में रहते हुए, अंग्रेजी भाषा के बीच में रहते हुए आप हिंदी को इतनी, आपने जो हिंदी को महत्व दिया हुआ है और हिंदी को सुदृढ़ किया हुआ है आपने। ये तो आप मेरे दिल की बात पूछ लिया आपने एक्चुअली, क्योंकि जब आप देश से दूर रहते हैं ना, तो देश दिल में लिए घूमते हैं। और जब वहाँ गए, हिंदी यहाँ बोलते थे, हिंदी से लगाव था, लेकिन कहते ना यहाँ रह के हम उस चीज़, जब आपके पास इफ़रात होता है कुछ, तो उसकी वक़्त, उसकी वैल्यू, उसका जो महत्व है वो उतना नहीं समझ में आता। तब समझ में आता जब आप उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, जब वतन से दूर, अपने देश से दूर, वहाँ पे हमें हिंदी भाषी लोग मिलते हैं तो उन लोगों को ऐसे गले लगाते हैं कि कहाँ के बिछड़े भाई बहन मिल गए हैं, तो अपनी भाषा बोलते हैं। बाकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ बाकी काम है तो वो अंग्रेज़ी में हो रहा है, हमारा रोज़मर्रा का अंग्रेज़ी में ही होता है, लेकिन हम ऐसे ढूंढते हैं कि हमें कोई मिल जाए। और वहाँ से वो जो क्या कहेंगे ज्योत जली कि हमें हिंदी के लिए कुछ करना है, हिंदी की कम्युनिटी एक बनी। फिर हमारा सिंगापुर संगम वहाँ पे है, जहाँ मुझे मंच मिला, जहाँ से ये कविता प्रकाशित। संध्या जी को मैं विशेष धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगी, डॉक्टर संध्या सिंह जी को, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया और मेरी कविताओं को सच में आप सबके सामने खड़ा होने का एक हिम्मत और हौसला उन्होंने दिया। तो ये किताब बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और रुचि मेहरोत्रा जी का खास जिक्र करूंगी मैं यहाँ पर कि उन्होंने कविशाला के बारे में जब मुझे बताया, तो कविशाला ही क्यों, ऐसा लग रहा था मन में, तो कविशाला भाई मेरी ही पोइट्री जैसे लोगों के ऑडियंस को केटर करता है। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि जहाँ मेरी कहानियाँ और नॉवेल्स और बड़े बड़े उपन्यासों में मेरी छोटी छोटी कविताएं गुम ना हो जाए। मुझे ऐसा कुछ एक मंच चाहिए था जो आपसे यहाँ मिला, और वहाँ जो मैं लिखती चली आई थी उसका संकलन होता गया। और ये इत्तेफाक कहे आप, प्रारब्ध कहे आप, कि आपसे कनेक्ट हुए। और वहाँ जो हम हिंदी के प्रचार प्रसार में काम करते आए हैं, चलता आया है, और वो जो आप शब्दों की बात कर रहे हैं, तो हिंदी मंचों से हिंदी के समृद्ध करने के लिए हिंदी को कुछ काम ऐसे करते आए हैं कि हम हिंदी से लगाव रखते हैं। और वो हिंदी भाषा में हम वैसे जब मिलते हैं सब, तो वैसा ही भाषा का प्रयोग होता है। तो वो जड़ें हैं ना, वहाँ बहुत मजबूत है हिंदी की हमारी जड़ें। बिल्कुल जी जी। आपने वहाँ लोकल कम्युनिटी की बात की, थोड़ा मैं उस पर बात करना चाहूँगा। एक्चुअली उसका कारण है कि हम कविशाला में प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में जितने कविताओं को पसंद करने वाले लोग हैं
वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में, उर्दू में हो, मराठी हो, या फिर दूसरे देशों की जो भाषाएं हो, नेपाली हो, कोई भाषा हो, तो उसकी हमने उन सिटी स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, रिसेंटली लॉन्च किया है। तो एक कम्युनिटी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल जाते हैं, फिर भी कुछ क्रिएटिव एक मतलब क्रिएटिव कीड़ा होता है अंदर इंसान के, है ना, वो लाइक माइंडेड पीपल हमेशा ढूंढता है। तो हर चीज़ की कम्युनिटी होती है छोटी छोटी। तो आपको क्या लगा, जैसे आपने सिंगापुर संगम की बात की, तो कम्युनिटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो भाषा को, चूंकि अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें तो भाषा और लिटरेचर, है ना, साहित्य, कविताएं, कहानियाँ, किताबें, इसकी बात करें तो आपकी लाइफ में जो कम्युनिटी है उसने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा इस कीड़ा को जिंदा रखने के लिए, साहित्यिक कीड़ा था। हाँ जी जी बिल्कुल, यही तो जज्बा अंदर जिंदा रखता है। ये जो कम्युनिटी है, हमारा समाज है, हमारा सामुदायिक केंद्र, जो वहाँ बड़ी कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं। तो हम जो संगम ही नहीं, वहाँ पे और भी फाउंडेशंस ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड है। मैं तो सिंगापुर संगम की मेंबर हूँ, वहाँ हमेशा से काम करती आई हूँ, तो फिर वो तो डिफरेंट लेवल है। लेकिन बाकी भी और भी कम्युनिटीज़ हैं जिनसे हम संबंध रखते हैं, और लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। आपने सही कहा। तो वो हम ढूंढते रहते हैं कि कौन अच्छा कविता ये लोग लिखते हैं, अच्छा ये लोग भी करते हैं, इस तरफ लिटरेरी फील्ड में ये भी काम करते हैं, तो चलिए साहित्य जगत को एक साथ मिलाते हैं और सब मिलकर फिर एक साथ बैठकर कभी कहीं एक काव्य गोष्ठी रख ली, कभी कहीं एक साहित्यिक संध्या ऑर्गेनाइज हो गई, कोई आया तो ये काम। कुछ है लोग जो लगे हैं पूरे जुनून से वहाँ काम करने में, हम भी उनके साथ जुड़ गए हैं और थोड़ा बहुत अपना, जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही तो छोटी छोटी गैदरिंग, छोटे छोटे लाइक माइंडेड पीपल एक साथ मिल जाते हैं तो वो आपका जो पैशन है वो अलाइव रहता है, वो आपका जुनून जिंदा रहता है आइडियाज एक्सचेंज करना, उसमें डिस्कशन करना, बिल्कुल वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम, किताब से हम चाहेंगे कि आपकी जो कुछ पसंदीदा कविताएं हैं, 2, 3, 1 जितना भी रिसाइट कर सकते हैं आप, अगर जो भी दर्शक हैं उनके लिए कुछ कविताएं रिसाइट कर पाएं जो आपकी पसंदीदा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा कविताएं हैं आपकी किताब से। अब आप किसी लेखक लेखिका को पूछे इस पुस्तक से में से कौन सी, मैं तो एक एक काले शब्द को बोलूँगी मेरा पसंदीदा है मेरा फेवरेट है। लेकिन हाँ ज़रूर, क्योंकि ये मैंने अपने बाप पिताजी को समर्पित की है, अपने गुरुदेव को समर्पित की है, तो एक कविता सबसे पहले जो मैं गुरु जी के लिए अपने बोलना चाहूँगी, फिर मामा पापा के लिए वो रिसाइट कर देती हूँ यहाँ पर। डेफिनेटली कनेक्ट होंगे सब लोग। पापा जी, पापा पर कविता। पापा, याद तुम्हारी आती है, पापा याद तुम्हारी आती है, आँखों में नमी भर जाती है, बचपन की वो मीठी यादें, वो खेल खिलौने और फरियादें, वो भाइयों से लड़ना मेरा, वो रो रो कर उन्हें डांट खिलवाना मेरा। लड़ तो लूँगी उनसे अब भी मैं, पापा लड़ तो लूँगी उनसे अब भी मैं, पर अब कौन सुनेगा रोना मेरा। कैसे आ पाओगे उन्हें डांटने, अब कौन आएगा मुझे मनाने। पापा याद तुम्हारी आती है, आँखों में नमी भर जाती है, वो तुम्हारा घोड़ा बनना, बचपन में कैसे पापा खिलाते हैं, वो तुम्हारा घोड़ा बनना और मुझे जहाज़ बनाना, खुद कूद कूद कर मुझे उड़ाना, वो कंधों पर अपने मुझको बिठाना और अपने पैरों से मुझे चलाना, अपनी थाली से बिन भूले वो पहला निवाला मुझे खिलाना। पकवान बहुत ही मिलते हैं अब, हाँ पापा पकवान बहुत ही मिलते हैं अब, पर अब वो पहला निवाला मुझे मिलेगा कैसे। पापा याद तुम्हारी आती है, आँखों में नमी भर जाती है। इम्तिहान जब मेरा होता, मेरी अलार्म घड़ी तुम बन जाते थे, जब जिस समय कहती मैं तुम तब तब मुझे जगाते थे। रिजल्ट जब मेरा आना होता, परेशान तुम हो जाते थे, अंक मेरे देखकर मुझसे ज़्यादा खुश तुम हो जाते थे, घूम घूम कर परिणाम मेरा गर्व से सबको बताते थे। इम्तिहान तो आज भी मैं हर पल देती हूँ पापा, इम्तिहान तो मैं आज भी हर पल देती हूँ पापा, पर अब इतना गर्व किसे होगा मुझ पर, इतना गर्व किसे होगा मुझ पर। पापा याद तुम्हारी आती है, आँखों में नमी भर जाती है। बहुत शानदार, बहुत बहुत अच्छी कविता। प्रेम का एहसास, दूर होकर भी पास हो तुम, प्रेम का एहसास हो तुम, प्यास रेगिस्तान की मैं,
प्यास रेगिस्तान की मैं तृप्ति का आभास हो तुम। कुछ ना कुछ तो बात है जो खास में भी खास हो तुम। जेठ की हूँ दोपहर में और श्रावण मास हो तुम। साधना होगी सफल ही एक ऐसी आस हो तुम। मौन प्रतिमा के प्राण हो, मौन प्रतिमा के प्राण हो, उसमें प्रेम रस संचार हो तुम। क्या भला अस्तित्व तुम बिन, क्या भला अस्तित्व तुम बिन, क्योंकि मेरी सांस हो तुम, क्योंकि मेरी सांस हो तुम। एक बहुत दिल को मेरे प्रिय कविता कब आओगे तुम, इसको सुनाना चाहूँगी। दूर होकर भी हो इतने पास, दूर होकर भी हो इतने पास, फिर होता हर पल क्यों एहसास। कब आओगे तुम और दूरी मिटाओगे तुम। हृदय मेरा खुला पड़ा है, संवेदना से भरा पड़ा है, साफ बहुत की इसकी दीवारें, ताकि आप ज़रूर पधारें। दिल की चौकी सजी पड़ी है लेकिन इसमें ज्योति नहीं है। इंतज़ार है, बस इंतज़ार है, कब आओगे तुम और अपना प्रकाश दिखलाओगे तुम। कड़ी सफाई के बाद भी शायद एक कोना काला पड़ा है, मानव के बस में नहीं जिसे हटाना। यह एक ऐसी बड़ी शिला है, कितना भी कर लूं इंतज़ार, सपना मेरा न होगा साकार। यदि यह शिला यही है तुम्हारा मेरा मिलन नहीं है। यदि यह शिला यही है तुम्हारा मेरा मिलन नहीं है। हे मालिक, इस काली शिला को पिघला दो, हृदय पटल को शुद्ध बना दो। जन्मों से बिछड़ी हूँ तुमसे, इस जन्म में तो अपना लो। कभी तुमसे दूर न जाऊं, दुनिया की भीड़ में न खो जाऊं। प्रभु दे दो ऐसी प्रेम निगाहें जो हर क्षण तेरा रूप निहारें। भक्ति से परिपूर्ण हृदय में अपना अक्स दिखा दो तुम। देर न करो अब आने में, कब आओगे तुम, कब आओगे तुम। बहुत बढ़िया। कर न पाऊं मैं सहज साधना, कर न पाऊं मैं सहज साधना, कैसे होगी पूरी कामना। त्रुटियों और मुश्किलों का अंबार है, परंतु तुम्हारी महिमा अपरंपार है। अलख जगह है दिल में तुम्हारा, हर शख्स में देखूं अक्स तुम्हारा। हर कर्म में अपने तुम्हें ही पाऊं, हर पल अपने दिल को समझाऊं। हाँ आओगे तुम, ज़रूर आओगे तुम। समय बीता जा रहा, तड़प बढ़ती जा रही, तुम्हारे ही ख्यालों में मैं तो डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब संभालो, सांस निकली जा रही। आओ न तुम प्रभु, आओ न तुम। कर दिया है अब सब कुछ अर्पित, हो गई हूँ संपूर्ण समर्पित। विचार तुम्हारा करती हूँ हृदय से, लक्ष्य पूरा करना है तन मन से। आओ न तुम प्रभु, आओ न तुम, कर दो तुम पूरी मेरी ये चाहत। दे दो बेचैन दिल को अब यह राहत। जब निकलेंगे यह प्राण तन से, जब निकलेंगे यह प्राण तन से, अपने इस अंश को ले जाओगे तुम, ले जाओगे तुम और अपने में मिलाओगे तुम। ज़रूर आओगे तुम। बहुत बहुत शानदार कविताएं मैम। आखिरी में मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो आपकी जो कविताएं, मुझे लगता है कि ना लिखने के लिए या किसी भी साहित्य में पकड़ बनाने के लिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप किस तरीके के लेखकों को पढ़ते हैं, किन लेखकों को पढ़ते हैं, किस तरीके की कविताएं पढ़ते हैं, साहित्य में क्या पढ़ते हैं। दूसरा, आगे आपके जो पाठक हैं उनको क्या पढ़ने को मिलेगा आपकी तरफ से। ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसमें मुझे खुद भी वो लग रहा है क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं अर्थशास्त्र की प्रवक्ता रही हूँ और हिंदी तो बस शौकिया लिखती चली आई हूँ। ये ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है कि मैंने बहुत बड़े बड़े कवियों को पढ़ा है या मेरा हिंदी साहित्य में मैंने कुछ, मेरी पढ़ाई उस दिशा में रही हो, मैंने ये सब नहीं किया है। और जितना थोड़ा बहुत जो भी स्कूल में हिंदी पढ़ा था 12वीं तक, उतनी ही पढ़ाई हुई है। उसके बाद तो खैर अपने सब्जेक्ट्स में लग गए, फिर अपनी नौकरी में लग गए। तो बस अपने मन की भावनाएं, जितनी भाषा का ज्ञान था वो ही शब्दों से उकेरा गया है यहाँ पर। और जो पुस्तकें मैं पढ़ती आई हूँ वो, हाँ, मैं आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, सहज मार्ग हार्टफुलनेस से। तो वो किताबें मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। तो ये जो भी आपको इस तरह का फीलिंग इसके अंदर आ रहा है, जो भी प्रेम का और ईश्वरत्व, वो तत्व का, वो सारा उन सब पुस्तकों का ही है जो हमारी संस्था निकालती है। वही पुस्तकें ज़्यादा पढ़ी हैं।
और महावीर जी की थोड़ी एक दो जो पुस्तकें हैं वो पढ़ी हैं, वैसे और इस तरह मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ा क्या है और ऐसा। कविताएं और कहानियां या कुछ और साहित्य में आपके पाठकों को पढ़ने को मिलेगा? कोशिश कर रही हूँ थोड़ी लघु कथाएं लिखने की, लेकिन अभी वो काम में है, चल रहा है। और कविताएं तो हाँ लिखती आ रही हूँ। जब ये प्रकाशित हुआ है संदेश प्रेम का, उसके बाद भी अब काफ़ी संकलन हो गया है, तो देखते हैं कविशाला दूसरी किताब कब छापता है हमारी। बिल्कुल। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छी बातचीत हुई। आखिरी में कुछ और आप अपने जो भी दर्शक हैं कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हमें बुलाने के लिए और दर्शकों को मुझे सुनने के लिए। अपना इतना समय, कीमती समय निकाला दर्शकों ने और इन कविताओं को सुना, मेरी कहानी सुनी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप दर्शकों से बस इतना निवेदन करना चाहूँगी, पुस्तकें पढ़ते हैं, जो भी रुचि रखते हैं इसमें, वो इस संदेश प्रेम का, ये मेरे दिल से निकली हुई एक संदेश दिल से निकला हुआ है, जो मैं चाहती हूँ आप सभी तक पहुँचे। तो अगर ज़रा भी रुचि हो तो एक बार अवश्य इसे पढ़ के देखें, और अगर अच्छा लगे तो अवश्य अपनी समीक्षा मुझ तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी आपका और कविशाला टीम का।